चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक गर्मियां तेज, रोज रोज नई रैलियां, रोज रोज नए वादे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ से। अलीगढ़ में आगामी 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव होने में एक मास होती है, एक क्लास होती है। क्लास का अपना एक रोल होता है। लोग कहते ज़रूर हैं कि ड्राइंग रूम की एक राजनीति होती है, लेकिन ड्राइंग रूम की राजनीति कहीं ना कहीं एक सोच होती है जो कहीं ना कहीं पहुंचा देती है जीतने वाले प्रत्याशी को जीत की ओर, हारने वाले प्रत्याशी को हार की ओर। तो यूँ कहना कि क्लास का अपना कोई रोल नहीं होता, ये बात मीडिया जगत के लिए भी गलत है और समाज के लिए भी। खैर, चुनावी माहौल है और हम लोग उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हैं। उसी क्रम में हमारे चैनल द्वारा हमेशा प्रयास रहता है कि एक सही बात, एक ठीक बात, एक बेबाक बात आप तक पहुँचे। उस बात के लिए हमारा चैनल, हम सब, हमारी पत्रकारिता कटिबद्ध है। साथ ही हमारा एक उद्देश्य होता है कि गणमान्य क्या कह रहे हैं, मास क्या कह रहा है और क्लास क्या कह रहा है, ये दोनों आवाज़ आप तक पहुँचे। इसी चर्चा के बीच में हमारे साथ आज स्टूडियो पर उपलब्ध है संजीव ग्रीन पार्क। जी हाँ, आप सोचेंगे ग्रीन पार्क क्या है, तो इसके बारे में एक बता दूं कि इन्होंने भी बहुत कुछ दिन पहले एक ऐसा स्टेप उठाया, एक ऐसा काम किया जिसके अंतर्गत इन्होंने अपनी जाति शब्द हटा दिया। मैं उस जाति को यहाँ दोबारा बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एक सवर्ण वर्ग के एक बहुत अच्छे वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने जाति हटाकर एक समाज को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि जाति पात से ऊपर उठ करके भी इंसानियत को एक धर्म है। खुद ही नहीं, 60 से अधिक ग्रीन पार्क के स्टाफ ने ऐसा कार्य किया जो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय अलीगढ़ और अलीगढ़ क्षेत्र में रहा। साथ ही एक छोटा सा परिचय मैं संजीव जी से पहले जानना चाहूँगा, फिर मैं कराऊँगा। तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। तब चूँकि संजीव जी भी कैमरे में हमारे साथ हैं, तो एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि संजीव जी शख्सियत क्या है। संजीव जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो अलीगढ़ के अंदर एक अनूठे प्रोजेक्ट, एक अनोखे प्रोजेक्ट नहीं, एक अपने आप में मोहल्ले जो सीधे खड़े हुए हैं, पट मोहल्ले नहीं, सीधे खड़े हुए मोहल्ले, जिसमें 400-400, 500-500, 600-600 परिवार रह रहे हैं। और एक आध नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट दिए, एक अलग परिभाषित किया एक क्षेत्र को, जो क्षेत्र आज विकास को लिख रहा है। इनकी एक अनोखी सोच रहती है, एक इनका अनोखा लुक रहता है। आप देख रहे हैं हमारे साथ है, लुक के लिए, कभी अपने बांसुरी वादन के लिए, कभी अपने एक अनूठे प्रोजेक्ट के लिए हमेशा जाने जाते रहते हैं। तो संजीव जी, चुनावी गर्मियाँ तेज़ हैं, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा और चुनाव का माहौल है और आप गणमान्य में आते हैं और हमारी एक अलीगढ़ की एलीट क्लास जिसे कहना चाहिए, आप उसके एक तरीके से प्रमुख मेंबरों में से आते हैं। तो मैं चुनाव के संबंध में आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा जी, और आप उसके जवाब, मुझे ऐसा लगता है बांसुरी की मधुर आवाज़ के जैसे आप देना जरूर चाहेंगे। तो संजीव जी, मेरा पहला सवाल है, आप किस पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए हैं? मैं किस पार्टी और विचारधारा से जुड़ा हूँ? देखिए, मैं हमेशा कम बुरी पार्टी से जुड़ा होता हूँ। जो भी पार्टी सत्ता में कम बुरी होती है, पार्टियाँ अपने विचार बदलती रहती हैं और जो भी कम बुरी होती है उनको चुनता हूँ और ख़ास तौर से देखता हूँ उसका प्रिंसिपल कौन है। ये कम बुरी जरा डिफाइन करेंगे? हाँ, बताता हूँ। देखिए, किसी स्कूल को जब चेंज करना होता है हमें, तो स्टाफ वही होता है, केवल उसका प्रिंसिपल चेंज होता है, पूरा स्कूल ठीक हो जाता है। एक टाइट प्रिंसिपल आते ही वही व्यवस्था ठीक हो जाती है और एक ख़राब प्रिंसिपल आते ही वही व्यवस्था ख़राब हो जाती है। तो इस वक्त हमारे सामने जो विकल्प है, इस वक्त तो योगी सरकार ही है जो तुलनात्मक कम बुरी है। मतलब आपने सब कुछ कहा और बुरी भी कहा और ना बुरी भी कह दिया। तो योगी सरकार के लिए कम बुरी की भाषा शायद हो सकता है कि हमारे चैनल के माध्यम से जब भाजपा के लोग सुने तो एक नई परिभाषा होगी कि कम बुरी भाजपा है लेकिन कम बुरी है, तो बाकी क्या बहुत बुरी हैं? नहीं, कम बुरा मैं भी हूँ। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में काम कर रहा हूँ, मुझे योगी जी ने बेस्ट बिल्डर का अवार्ड दिया हुआ है 2018 में, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है, तो मैं कम बुरा था। यदि मुझसे और अच्छा काम करेगा तो फिर मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा। तो इस वक्त तो कम बुराई की बात करेंगे हम। अच्छा, कम बुरा तंज नहीं है? तंज नहीं है। हाँ, मतलब मैं इस बात को नहीं 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 नहीं, कम बुरा हम तुलना ही कर सकते हैं। जैसे गरीब अमीर की तुलना नहीं होती। हाँ। बहुत से लोग कई लोगों से अमीर होते हैं, बहुत से लोग कई लोगों से गरीब होते हैं। आप कहेंगे ये गरीब है, तो गरीब की कोई परिभाषा नहीं होती। कोई 6,000 कमा रहा है तो जो 5,000 कमाने वाला वो उससे गरीब हुआ, और 7,000 वाला हुआ उससे अमीर हुआ। तो ऐसे ही कम बुरा और मैं हमेशा इसी शब्द को यूज़ करता हूँ।
तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी योगी के कार्य हैं जो पसंद और नापसंद की श्रेणी में आ गए हैं आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो योगी नहीं, मैं औरों को भी बता सकता हूँ कि योगी जी का सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने समाज का कैंसर ख़त्म किया है। अब चूंकि आपने देखा होगा छोटे डॉक्टर होते हैं, कोई सर्दी जुकाम का डॉक्टर होता है, नाक कान गले का होता है, लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो उसको ऑल इंडिया मेडिकल जाना पड़ता है। समाज में कैंसर था लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। सबसे बड़ी व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि हम लोग कानून मानने वाले बड़े परेशान थे। आज गुंडागर्दी लगभग ख़त्म के कागर पर है, और जहाँ भी हो भी रहे हैं तो वो पकड़े जा रहे हैं। विषय ये नहीं है कि कहीं कोई कांड नहीं हुआ, लेकिन उसमें 72 घंटे में, 24 घंटे में, कोई 7 दिन में अब लोग डर रहे हैं कि हम पकड़े जाएंगे। तो धीमे धीमे उनमें डर पैदा हो रहा है। तो आप कहना चाहते हैं सुशासन नहीं आया, लेकिन सुशासन के आने का डर आ गया? हाँ, डर आ गया। मतलब कैंसर जो है बीमारी, उसका इलाज हो रहा है। 24 घंटे बिजली, कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई जी। कहीं बुलडोजर का भी इसमें कहीं योगदान मानेंगे आप? वो सब मिलाकर के ही कहा जाता है, सब मिलाकर के कहा जाता है। एक समाज जो है उसमें सभी रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी, सब। और सबसे ये व्यवस्था ऐसी है, मान लो मेरे को कोई फ्री में राशन दे रहा है और रास्ते में कोई छीन ले, तो वो कहेगा राशन नहीं देते भाई साहब, मुझे छीनते नहीं कम से कम। तो एक व्यवस्था ऐसी मिलना जो समाज का कैंसर था, उस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। तो एक बड़ी व्यवस्था को ठीक करना, ये एक बड़ी हिम्मत की बात है। तो ये तो पसंद की बात हो गई। नापसंद क्या चीज़ मानेंगे? नापसंद में एक ये है, जैसे कोशिश की थी कि गाय वगैरह इनके लिए गौशाला बने, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई है। और वो सड़कों पे जो घूम रही हैं, उससे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं उसमें, और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस पर अब शायद अगर वो जीतते हैं तो विचार करेंगे, और ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या। आप आश्वस्त नहीं है कि वो जीतेंगे? आप अगर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ भी हो सकता है आजकल, कहना मुश्किल है। जनता का रुख कहीं भी हो सकता है। मतलब अभी भी आप कम बुरी सरकार मान रहे हैं, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे। मतलब आप मानते हैं कि 300 पार? नहीं, ये अपनी कमियों को ठीक करते रहेंगे और सबसे अच्छी सरकार बनेगी। और उम्मीद है कि ये कमबुरी से अच्छी कोई आंकड़ा देंगे 300 पार या नदिया के पार? 300 पार, और इसके मैं फंसना नहीं चाहता हूं, लेकिन सरकार तो बहुमत में आएगी, उम्मीद है। अब चूंकि योगी जी का नाम आ रहा है, तो अखिलेश जी का नाम ना लिया जाए तो भी थोड़ी सी दिक्कत सी लगती है। और चूंकि विरोध ना हो और विपक्ष ना हो, तो पक्ष जो है वो मजबूत नहीं होता। तो जो है, और अगर मजबूत पक्ष चाहिए तो मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। तो अखिलेश जी का एक बड़ा जुमला रहता है कि उद्घाटन जो है वो शिलान्यास हमने किए तो उद्घाटन ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ। देखिए, अगर अखिलेश जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं और वो कहते हैं कि उद्घाटन उन्होंने किए, तो अच्छी बात है, उनके कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब कोई बाप अपने मकान को बनवाता है 1 मंजिल का, और बेटा उस पर 4 मंजिल की बिल्डिंग बना दे, तो बाप को तो खुश होना चाहिए। तो अखिलेश जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं योगी जी। अरे, उनके जितने भी काम अच्छे हैं, अगर वो कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो उनके काम को रोका तो नहीं। योगी अखिलेश भाई भाई नहीं, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति अच्छे कामों को बढ़ावा देता है, ना कि ये कहता है कि ये अखिलेश जी का काम था इसलिए मैं इसको रोक दूंगा। वो काम जनता का होता है। तो योगी जी ने अखिलेश जी के कामों को जब आगे बढ़ाया, तो अखिलेश जी को खुश होना चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए कि सर, कम से कम आपने मेरे कामों को आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे जो गलत काम थे, जैसे गुंडागर्दी, वो रोक नहीं पा रहे थे, या और भी ऐसे काम थे, जातवाद था और एक क्षेत्रवाद था, तो योगी जी ने उस पर नहीं, उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास किया। तो उन्होंने उनके खराब कामों की तरफ नहीं बढ़े, उनके अच्छे कामों को बढ़ाया, चाहे वो उद्घाटन मान लें, चाहे मेट्रो मान लें। तो एक पिता को तो खुश होना चाहिए, अखिलेश जी को अपने को पिता मानना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री अगर पिता की भूमिका में आ जाए तो अगले मुख्यमंत्री पर निशाना नहीं साधेगा, विकास के कार्यों की तुलना करेगा और एक सापेक्ष, एक सार्थक विकास की और एक परिभाषित कर सकेगा। बहुत अच्छी बात आपने संजीव जी कही। शायद राजनीति में ये द्वेष कम हो जाए तो विकास की जो भाषा है वो बदल जाए। खैर, अखिलेश जी का एक और तंज है कि दंगाई सरकार में, इसलिए दंगा नहीं होता। कुछ कहना चाहिए? हाँ, अगर ये कहते हैं कि इनकी सरकार में दंगे नहीं होते क्योंकि दंगाई सरकार में बैठे हुए हैं, तो ठीक है, फिर इन्हीं को बैठा रहने दीजिए, कम से कम दंगे तो नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी दंगा कर रहा है और आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप तो हट जाइए, आप तो चुनाव भी मत लड़िए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि वही दंगा करवा रहे हैं, तो फिर ठीक है, यानी अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर होंगे दंगे, आप तो ये गारंटी दे रहे हैं।
अखिलेश जी को एक बहुत बड़ा जवाब है अलीगढ़ की एलीट क्लास का कि अगर आप दंगाई भाजपाइयों को कहते हैं तो इन्हें ही बना रहने दें सरकार में। ये संजीव ग्रीन पार्क जी की एक बड़ी गुजारिश है और हमारे चैनल के माध्यम से बात उन तक ज़रूर पहुँचे और चुनाव के प्रथम चरण में ही पहुँच जाए तो भाजपा हो सकता है कि 107 सीटों में 107 सीटें जीते। मैं भी ये चाहूँगा। संजीव जी, तो एक आपसे सवाल, क्योंकि आपके अनोखे प्रोजेक्ट रहते हैं और आपको एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड अखिलेश जी ने नहीं दिया, योगी जी ने दिया, ऐसा तो नहीं इस वजह से दिया, सरकार ने दिया, ऐसा तो नहीं इसकी वजह से कहीं योगी जी से थोड़ा सा ज़्यादा? नहीं, मैंने अखिलेश जी को भी की बहुत तारीफ थी, मैंने एक लेटर भी लिखा था और उनके कुछ कामों से मैं प्रभावित भी हूँ, वो बता देता हूँ। जैसे उनका एक्सप्रेस वे, मैं पूरा गुजरात टूर करके आया और कई जगह घूम के आया, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वास्तव में देखने लायक थी। उसकी गाड़ी की स्पीड, मेरा 2 बार चालान हुआ और इसलिए हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला मेरी गाड़ी 140 से ऊपर चल रही है। बाकी गाड़ियों बम्प हैं, गाड़ी जंप लेती है, लेकिन इस सड़क पर नहीं है। तो अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेस वे अच्छा बनाया और उन्होंने बिजली घर पर बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे बिजली घर वगैरह के लिए काम किया था। ऐसा नहीं है तो ऐसा तो नहीं अखिलेश जी राजनीतिक फ्रंट पे थोड़े असफल रहे, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि खुद इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग फ्रंट पे सफल रहे और आप भी इंजीनियर फ्रेटर्निटी से आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं नहीं, देखिए जीवन में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता किसी को काम करने का। उन्होंने जो काम किया था उसका थोड़ा बहुत था, बाकी तो सब नेगेटिव में गए हैं उनके लिए, क्योंकि एक एक्सप्रेस वे बनाना और इन्होंने 5-5 एक्सप्रेस वे बना दिए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है ये, एक एक्सप्रेस और 5 एक्सप्रेस देना उस साल में, और पता नहीं कितनी उपलब्धियां हैं। तो हम तो कम बुरी सरकार को ही एक तरह से अच्छी बताएंगे फिलहाल तो। फिर उनमें परिवारवाद इतना था, झगड़े थे, लड़ाई थे, अब क्या गारंटी है कि वो खत्म हो जाएंगे? अब इतनी पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, अब उनके नए झगड़े शुरू होंगे तो हम कैसे मान लें इस बात को? बस यही है। और मायावती जी का भी काम हमें अच्छा लगा, उन्होंने सबसे पहला उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस वे उन्होंने दिया था, लोग जानते भी नहीं थे एक्सप्रेस वे होता क्या है, तो वो भी अच्छी थी। नहीं, जैसे कुछ दिनों से हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात जान रहे हैं, लेकिन मायावती जी ने एक्सप्रेस वे दे दिया था, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ट्रिलियन शब्द जो थोड़ा क्वाइन हुआ भाजपा शासन में आने के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि एक फ्लो में इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और चूंकि आप एक बहुत बड़े बिल्डर और खुद एक इंजीनियर भी हैं जी, तो इकोनॉमी के फ्रंट पे कुछ क्या स्थिति आपको लग रही है? नहीं, देखिए मायावती जी के पक्ष अगर बात करी जाए तो उस समय बस लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था और एक एक्सप्रेस वे दिया था, बाकी जातवाद बहुत फैला दिया था, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास उनका नारा नहीं था। और वो ठीक भी है भाई, वो एक पर्टिकुलर कास्ट की लीडर है, तो कहती वो साफ कहती थी कि मैं तो उसी को उठाऊंगी, उसी के आगे बढ़ाऊंगी, तो हमें कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन कम से कम योगी जी में ऐसा नहीं था, सबका साथ सबका विश्वास पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। सुना है योगी जी पर जो मुकदमे थे वो सरकार ने खत्म कराए, इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार, अगर उसके मुकदमे राजनीति से द्वेष से लगे होते हैं तो कोर्ट भी हटाती है, इसका प्रोसेस होता है। अगर जज नहीं चाहते तो नहीं हट सकते। और जहां तक मुकदमे की बात है, अब मैं एक बात कहूं आपसे कि भगवान राम ने रावण को मारा था, अब कल को श्रीलंका से बहुत सारे लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे कि साहब आपने हमारे राजा को मारा, तो राम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। तो एफआईआर राम के खिलाफ भी होती है और रावण के खिलाफ भी होती है। ये तो जनता को देखना है कि इनमें राम कौन है, रावण कौन है। एक आजकल नारा चल रहा है, जो रामलला को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि रामलला भाजपा लाई? हाँ, बिल्कुल सच है, भाजपा ने बहुत कोशिश की थी रामलला को लाने में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सही तरह से दलील पेश करना भी सरकार का पक्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह से अपने मुकदमे को लाना और ढंग से अपनी बात रखना, यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है जो उन्होंने पूरा किया था। एक बात और, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो लखीमपुर कांड, हाथरस कांड और अभी अलीगढ़ का बहुत चर्चित संदीप गुप्ता हत्याकांड, क्या ये कुछ अतिशयोक्ति सी नहीं लगती या एक विरोधाभास सा नहीं लगता? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, लखीमपुर कांड, कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। आप आज बैठे हैं, आपके साथ घट सकती है, किसी और के साथ। उस घटना के बाद क्या रिएक्शन किया गवर्नमेंट ने, क्या काम किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर जैसे उसमें गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई और एसआईटी मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई। और आप यकीन, मतलब मैं आश्चर्य कर गया, मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी अपने सरकार के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने देंगे। एसआईटी ने बिल्कुल सरकार के विरोध में बात बताई कि उन्होंने कि नहीं, इनकी किसानों की हत्या की गई है, और एक ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के रहते हुए आई, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी टैनी जी की अपने ऊपर, या हाथरस कांड में कहीं नैतिक जिम्मेदारी लेने से कहीं बचते हुए नहीं दिखाई दिए भाजपाई? देखिए, जहाँ तक टैनी जी की बात है, मैं एक बात कहता हूँ कि एक विधेयक पास होना चाहिए
कि अगर बेटा गलती करे तो पिता को सजा मिलनी चाहिए। यानी अगर कोई भी, जैसे मेरा बेटा गलती कर रहा है तो संजीव ग्रीन पार्क वालों को जेल में डाल देना चाहिए। जिस दिन ये विधेयक पास हो जाएगा तो उस दिन सबके बेटे गलती करेंगे। आज उनके बेटे ने गलती करी है, उन्होंने नहीं करी, वो वहां नहीं थे। अब उनके बेटे की सजा कि साहब हम तो टेनी जी का इस्तीफा चाहते हैं, हम टेनी जी हैं, तो ये तो एक तरह से उस आदमी की अपने उसका हनन हो रहा है ना, मानवता का हनन हो रहा है। कहीं एक कदम बढ़ के उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जब तक सजा होगी तो जो बेटे की सजा बेटा भुगतेगा, बाप की सजा बाप भुगतेगा। मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं कि वो इस्तीफा दें। संदीप हत्याकांड पे कुछ, क्योंकि अलीगढ़ का नहीं, अलीगढ़ से बहुत जुड़ा हुआ कांड है, उस पर कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, ये एक रंजिश के तहत वो कांड हुआ था और उसका खुलासा होना और इतनी तत्परता से खुलासा होना और सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। मैंने बताया ना, सरकार में इनकी में भी अपराध होंगे और आगे आने वाली कितनी भी सरकार, सब में अपराध होंगे। लेकिन अब अपराधियों में डर कायम हो चुका है, अपराधों की संख्या बहुत कम हो गई है। चैन स्नैचिंग जो बहुत छोटा अपराध, मोबाइल छीनना, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, मोबाइल छीना और 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया वो लड़का, 1 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ें होना, ये हमें हिम्मत देता है। हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, हमें हिम्मत लगती है कि यार ये काम चलो कर गया। अभी कोई आत्महत्या करना चाहता है तो आपका मर्डर कर जाएगा, उसको आप रोक कह सकते हैं, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। विषय ये है कि उसके बाद सरकार एक्शन में क्या लेती है, ये होता है कानून का राज। हाँ, शायद कल रात को अलीगढ़ में एक आयकर का छापा पड़ा, कल सुबह 7 बजे से। और आपको भी जानकारी में दे दूं कि वो बड़े ज्वेलर्स, नामी ज्वेलर्स जो थे, आज पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री अलीगढ़ के अंदर थे, उनके कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया भाजपा के नाम पे कि मुझे कोई भी प्रताड़ित नहीं किया और मेरी जांच की गई। ऐसी बात मैं आपकी भी जानकारी में डाल रहा हूँ कि ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ इसमें। इस विषय में एक बात वैसे कहना चाहता हूँ। देखिए, छापा पड़ा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अभी ये छापा किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति के ऊपर पड़ता तो सीधा सा इल्जाम लग जाता कि ये सरकार हमको प्रताड़ित कर रही है। अब कोई कुछ नहीं कहने वाला कि भाई अब तो उनके किसी आदमी पे नहीं पड़ा। तो आप यहां देखिए, सबका साथ सबका विश्वास, जो कानून व्यवस्था है वो उसी तरह चल रही है। अब सबका साथ और सबका विश्वास की बात करते हैं तो आपकी जो कम बुरी सरकार है वो मुसलमानों से इतना गुरेज क्यों करती है, इतनी कम टिकटें क्यों देती है? हाँ, जो बुरी सरकार है वो बहुत दे देती, बुरे राजनेता तो बहुत दे देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमानों के विरोध में कभी नहीं रही, ये आपको आज मैं बता दूं, कभी नहीं रही। वो देशद्रोहियों के खिलाफ रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो देशद्रोह की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कट्टर दुश्मन है। जहां तक उनको टिकट न देने की बात है, तो आप ये बताइए मुसलमान कितना उनको वोट देता है? जो मतलब वोट के लिए फिर सबका साथ सबका विकास कहा? हाँ, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कभी मुसलमानों ने चाहा कि हमें टिकट मिले? हिंदुओं की संख्या 1000, मुसलमानों की संख्या 20, तो वो 1000 को देखें या 20 को देखें? आप बताइए, एक लाइन तो लग रही है 1000 की। हम मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहते हैं कि बीजेपी को बदलना है आपको, तो आप उनको सपोर्ट करें, उनके अंदर घुस जाएं, उनके अंदर इतना अपने अंदर विश्वास पैदा कर लें कि उनकी आइडियोलॉजी उन पर आपकी आइडियोलॉजी हावी हो जाए। कैसे कर लें? 80-20 है सर। तब गंगा में यमुना तब मिलेगी। नहीं, 80-20 में कैसे कर लें? 80-20 में हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है, 20 गुंडा तत्व और 80 सही लोग, यही समाज का रेशियो है। आप अगर उठा के देखेंगे तो समाज में 80% लोग शरीफ हैं और 20% लोग झूठ, फरेब, धोखा, बदमाशी, मक्कारी उनके लिए। अगर मुसलमान और हिंदू वाली बात, 80-20 मुसलमान नहीं, एक अच्छे नहीं, 25% का रेशियो है वो। अगर होती बात तो 25 और 75 की बात होती। 80-20 इसलिए कहा गया कि 20% गंदे लोग, वो उन्होंने मान लिया कि इसको मुसलमान मान लो भाई। अब एम वाई फैक्टर मानते हैं जैसे समाजवादी पार्टी में। एम वाई से आपका क्या मतलब है बताइए? मुस्लिम और यादव नहीं, मोदी और योगी, वो भी तो हो सकता है। ये तो समझ की बात है। एम वाई से, एम से मोदी, और ये तो माई फैक्टर है, आप कुछ भी समझे, एम से मोदी समझे या एम। तो 80 और 20 को आपने यही क्यों समझा मुसलमान वाली बात? क्योंकि कुछ लोग मुसलमान हिंदू करना चाहते हैं। हम क्यों? धर्म संसद क्या है? धर्म संसद वो बहुत गलत हुआ, उसका जितना विरोध किया जाए उतना अच्छा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात मैंने देखी, मैं उसका इतना बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन एक बात देखी, आपने एक तोगड़िया जी का नाम सुना था? प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया आज कहाँ है वो कुछ पता है आपको? क्या हुआ उनका? जबकि वो एक तरह से हिंदुओं के कट्टर समर्थक कहे जाते थे एक जमाने में, मोदी जी ने उनको साइड लाइन कर दिया। जितने भी ऐसे लोग, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, वो साइड लाइन किए जाते हैं, हमेशा किए जाते रहेंगे। धर्म संसद वाली बात है, आज मोहन भागवत जी का एक वक्तव्य है, आज अखबार पढ़िएगा आप,
उन्होंने कहा है जो धर्म संसद के लोग हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते। उनका एक बयान है मोहन भागवत जी का, उस बयान को कोई नहीं देख रहा है। कहने का मेरा मतलब है जो गलत है वो गलत और सही है वो सही है, सीधी सी बात। क्योंकि आप मुझे बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा है हिंदू और हिंदुत्व, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिंदू, मैं जैसे मैं अपने को हिंदू मानता हूँ। अब मैंने हिंदू को बहुत समझा, हिंदू क्या होता है। ना तो मैंने आज तक रामायण पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना मुझे श्लोक आते हैं, ना मैं किसी मंदिर में जाता, ना मैं पूजा करता, फिर भी लोग कहते हैं आप हिंदू हैं। तो मैंने पूछा हिंदू का क्या मतलब हुआ? बोला जो नमाज पढ़े वो भी हिंदू, जो नहीं पढ़े वो भी हिंदू, जो नहाए वो भी हिंदू, जो ना नहाए वो भी हिंदू, जो दिन भर सोता रहे वो भी हिंदू, जो ना, कोई बंधन नहीं। जिस कार्य में, जिस क्रियाकलाप में कोई बंधन ना हो उसे हम हिंदू कहते हैं। और हिंदुत्व? हिंदुत्व उसके लिए जो आप कार्य करते हैं, उस बंधन से हटने के लिए कार्य करते हैं, मानवता का कार्य करें, सेवा का कार्य करें, जीवों पर दया करें, जो सब धर्मों में सिखाया जाता है। केवल उतना माने। ना मैंने कुरान पढ़ी, ना मैंने रामायण पढ़ी, ना मैंने गीता पढ़ी, ना मैंने बाइबल पढ़ी, और मैं जैसा भी हूं आपके सामने हूं। क्या मैं इनको पढ़ने के बाद ही आज ऐसे बोल पाता क्या? तो मेरा हिंदू जो कहता है वो कहता है सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके शरीर को तकलीफ हो, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व पर अच्छा बेबाक जवाब और स्पष्ट जवाब है कि हिंदू जो है वो एक विचारधारा है, हिंदुत्व जो है उसकी क्रियान्वयन है। शायद आप यही कहना है। अब चूंकि आप बिल्डर हैं, लेकिन बिल्डिंग बनती है किसान की ज़मीन पर, बेचारा किसान वहाँ से और 10 किलोमीटर पीछे चला जाता है। तो किसान और गन्ना, चूँकि उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो गन्ना और जिन्ना हमारे यहाँ 2 बड़े मुद्दे हैं। तो उन दोनों पर ज़रूर, एक तो योगी जी ने क्या किसानों की आय दुगनी करी, दूसरी बात क्या गन्ना और जिन्ना, इस पर कुछ? हाँ देखिए, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य था सरकार का, मैंने भी देख रहा था, और आप यकीन मानिए कि शायद दुगनी नहीं, उनकी 4 गुनी होने वाली थी। 4 टाइम्स 4 गुना होने वाला था, होते होते रह गई। कारण क्या था? 2.5 साल कोरोना खा गया सरकार को। आप देखिए 2.5 साल सरकार ने किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, केवल कोरोना और लोग खत्म हुए, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 बिल जो आ रहे थे, इनमें एक क्लॉज ये था कि वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। वो अगर लागू हो जाता तो ये जो उनकी आय थी ना, ये उसी के लिए लाया गया था। ये दुगनी नहीं 4 गुनी होती। आज हम अपने फ्लैट किसी बंधन में नहीं बेचते, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हमसे खरीद सकता है, क्योंकि हम पूरी मंडी में हम कहीं बेच सकते हैं अपने फ्लैट को, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास बंधन नहीं है कि आपको सरकार को ही बेचने हैं या किसी को बेचना है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, राइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, किसान भी टैक्स दे रहा होता, आज की तारीख में किसान भी ऊपर बढ़ रहा होता, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ लोग जिनका इस बिल से नुकसान हो रहा था, बड़े किसान, उन्होंने इसको रुकवाया। तो क्या बैकफुट पे गई सरकार? जहां प्रचंड बहुमत है लोकसभा और इतने बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश, और जो प्रमुख राज्य हैं किसानी के, या जो कहते हैं ना गंगा के किनारे के जो देश हैं, वहाँ सब पे आपका बहुमत, एक बंगाल को छोड़ दें, और इतनी बड़ी केंद्र सरकार आपके साथ है, जम्बो जेट आपकी मिनिस्ट्री है, जम्बो जेट आपके पास सांसद है, और एक तरीके से पूरे देश में मोदी का एक प्रभुत्व है। तो ऐसी बैकफुट पे जाने की ज़रूरत क्या थी सरकार को? ज़रूरत ये थी कि सरकार पहले समझ रही थी कि थोड़े दिनों में मान जाएंगे, उस बिल को समझेंगे, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुए और लोगों ने उनको बरगलाना शुरू कर दिया। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आना, तो मोदी सरकार ने शायद ये समझा होगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि जैसे आप कभी अपने पिता से कुछ जिद करते हैं और वो जिद पूरी तो पिता आखिर झुकता है, तो मोदी ने एक तरह से बड़प्पन दिखाया और अपने पिता का रोल पूरा किया। उन्होंने किसानों को अपना संतान माना और उन्होंने कहा कि अभी तो इतनी डेथ हुई है, आगे बढ़ ना जाएं, आखिर कहीं तो रुकेगा, तो सबसे पहले इस काम को यहीं रोक दिया जाए, जिससे बहुत लोग फायदा ना उठाएं और अब हानि ना हो। समझाने का और अवसर आएगा, कोई बात नहीं, हम 2 साल आय दूनी नहीं हुई, आगे देखते हैं और इसमें क्या बेहतर व्यवस्था। बड़प्पन में 1.5 साल लग गया समझने में। देखिए, अगर ये भी नहीं करते तो 2.5 साल कहते तो 2.5 साल लग गया, 5 साल में करते 5 साल लग गए। ये तो हमेशा रहता जुमला, इसको कभी आप खत्म नहीं कर। अगर 3 महीने में करते, 3 महीने क्यों ले लिए साहब, ये 2 दिन में ही करना चाहिए था, ये हमेशा रहेगा। आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बिल का वापसी जो है कोई एक मुद्दा है, जो विपक्ष दोनों छोरे, जो आजकल 2 छोरे जो हैं लेके चल रहे हैं, वो कुछ ऐसे चीज़ ऐसी लगती है कि किसान बिल से कुछ फ़र्क पड़ेगा वापसी से?
हाँ, फर्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कि राजनीति कहाँ जा रही है और कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी, उन पर फर्क पड़ेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, अब मैं आपको बता दूं, पढ़ा लिखा, देखिए डिग्री होल्डर और पढ़े लिखे में अंतर है। मैं आपको बात कर, डिग्री होल्डर नहीं, आपको इस समाज में डिग्री होल्डर बहुत मिलेंगे, पढ़े लिखों की संख्या कम है, ये आपको बता दूं। तो पढ़ा लिखा आदमी समझेगा, और ये व्हाट्सअप है, फेसबुक है, आजकल जो सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, तो इनको रोज़ वो देखता है, आजकल जियो डाटा फ्री दे रहा है, ये कर रहे हैं, उनसे डेली वो देख रहा है, नए नए वीडियो देख रहा है। लोग कहते हैं ना कि जियो पे ही कुछ बचा है इसलिए वो फ्री दे पा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं BSNL आप ले लो, पहले की तरह चलो, उसे छत पे ले जाओ, उसके सिग्नल आते रहेंगे, करते रहो। हाँ, क्यों नई टेक्नोलॉजी में आ रहे हो? वो मोदी जी 4G से 5G का, उसको 3G से 4G नहीं होने दे रहे, तो 4G से 5G तो बहुत बड़ी बात है कि आप बेचने की तैयारी में है। तो जियो पे ही बचा है, लोग ऐसे कहते हैं कि दो ही पे बचा है, एक अडानी पे, एक अंबानी पे, मोदी जी की कृपा है। तो जियो इसलिए डाटा फ्री दे रहा हो। खैर, बहुत अच्छी बात है। एक जब आपसे बहुत अंबानी की बात तक बता दूं जी, देखिए हर आदमी चाहता है मैं अंबानी बन जाऊं, क्या किसान नहीं चाहता मैं अंबानी बनूं? और जिस दिन किसान अंबानी बन जाएगा ना, उस दिन लोग कहेंगे देखो ये कितना ऊंचा बन गया, इसको नीचे उतारो। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ आपको इसी बात पर। एक व्यक्ति के घर में पहुंचे तो उसके बेटे से बोले कि बेटा पढ़े लिखो, खूब बड़े आदमी बनो और तरक्की करो। तो बेटा कहता है कि अंकल मैं बन तो जाऊँगा, लेकिन आप पर सहन नहीं होगा। नहीं, ये चुटकुला नहीं है, ये एक दार्शनिक बात है और इसके अलग अलग मायने हैं, लोग क्या समझते हैं। खैर, बहुत अच्छे से आपसे चर्चा चल रही है, और जब सारे मुद्दे ही बात चल रही है तो मैं क्यों ना बेरोजगारी को क्यों छोड़ दूं, क्योंकि ये विपक्ष के वो मुद्दे हैं जो योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर लगातार लग रहे हैं। तो कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें मानते हैं आप इस बात को? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे और एक डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर बेकार हैं क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी स्कूल में तो कभी पढ़े नहीं, नौकरी सरकारी चाहिए। सब जानते हैं क्यों चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा आज की तारीख में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं बात कर रहा हूँ दोनों में अंतर। मैं हमेशा डिग्री होल्डर की बात करूँगा तो आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी पसंद ही नहीं कर रहे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी कंपनियां खोल रहे हैं, अपने व्यापार शुरू कर रहे हैं। और जो लोग डिग्री होल्डर हैं वो हल्ला मचा रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हमने पूछा उनसे कौन सी नौकरी चाहिए आपको, कि जिसमें हमें तनख्वाह मिलती रहे, वो वाली नौकरी चाहिए, बस तनख्वाह मिलती है, हाँ, काम नहीं करना पड़े। तो जितने भी निकम्मे नाकारा हैं उन लोगों को हमेशा बेरोजगार ही रहना है। और जो काम वाला व्यक्ति है ना, जिसकी नॉलेज है, चाहे वो एक छोटा सा कारीगर सही, उसकी इतनी डिमांड है कि वो खाली ही नहीं है। तो रोजगार कहाँ, बेरोजगारी किसके कहेंगे आप? बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो काम नहीं करना चाहते, जो सरकारी नौकरी ही पर डिपेंड है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा तभी जिंदा रह पाऊंगा, नहीं तो रह ही नहीं पाऊंगा। चलिए, ये तो बड़े मुद्दे हैं, ये प्रदेश और देश स्तर के मुद्दे हैं। अब हम बात करते हैं जहां आप रहते हैं, आपका क्षेत्र है कोल विधानसभा के अंतर्गत आता है, और चतुष्कोणीय मुकाबला है उस विधानसभा के अंदर, जहां दिग्गज या पूर्व विधायक अनिल पाराशर या आज की डेट के विधायक भी अनिल पाराशर दोबारा से मैदान में है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और बहुत ही बड़े नेता, साथ ही बड़े नेता के साथ साथ वो अलीगढ़ के एक बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं, विवेक बंसल मैदान में है। अखिलेश यादव के बहुत चहेते रहे अज्जू इशाक सपा से मैदान में है। मायावती की पसंद रहे मोहम्मद बिलाल मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी अपनी दखल इस बार दिखा रही है। तो चूंकि आप उसी विधानसभा से हैं, उसी विधानसभा में आते हैं और आपका वोट भी वहाँ रहेगा, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना वोट बीजेपी को डालूँ। कारण सिर्फ इतना है कि अगर कल को दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो काम नहीं कर पाती, तो सीधा सा दोष दे देगी कि साहब सेंटर ने हमें करने नहीं दिया। तो कम से कम एक तरफ से तो फ्री हो जाएंगे वो लोग, ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमें नहीं करने दिया, पहली बात। दूसरी बात, आज तक मैं सभी लोगों से मिला हुआ हूँ, थोड़ा बहुत कभी विवेक बंसल जी से मिला हुआ हूँ, और अज्जू इशाक जी के बारे में तारीफ बहुत सुनी है मैंने उनकी भी, वो भी सपा से हैं। लेकिन अनिल पाराशर जी के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही सीधे और सज्जन और जल्दी उपलब्ध होने वाले पहले मैंने विधायक देखे अपने जीवन में। यदि आप उन्हें आज याद करें तो 1 घंटे के बाद आपके पास होंगे। ऐसा तो नहीं वो बिल्डर है इसलिए कुछ
नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यही तो है हमारे यहाँ कि अगर ऐसा होता तो मैं, आप पूछ लीजिए किसी से भी कि इतना सीधा विधायक और इतना जल्दी मिलने वाला और हर व्यक्ति से पर्सनल मिलने वाला, इतनी जल्दी उपलब्ध होने वाला कभी आपने देखा है? ऐसा कोई 5 साल का उनका कार्य है ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगा? 5 साल में उनका जो कार्य है मेन, उन्होंने गांव में बहुत काम किया है। मतलब हमें तो शहर में रहते हैं तो शहर में तो नगर निगम वगैरह कराते रहते हैं काम, लेकिन गांव में उन्होंने काफ़ी काम किया है। या केवल योगी मोदी के नाम पर, MY के नाम पर? देखिए, योगी जी का फैक्टर तो है ही, हमें मोदी और योगी को देखना ही है क्योंकि सेंटर में वो हैं, और सेंटर में जब गवर्नमेंट होती है तो प्रदेश गवर्नमेंट को ताकत मिलती है, और हमें ताकतवर गवर्नमेंट चाहिए। हमें ये अभी इतने दलों को मिला के बन रहे हैं, अभी आज ये हालत है कि मैं बता नहीं सकता, मेरे को याद ही नहीं है कि एक दल है, 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने हैं, आगे क्या होगा, तो हमें खुद चिंता है इस बात की। सरकार किसी की भी बने, कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे सरकार को? सरकार चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन एक ऐसी सलाह जो एक एलिट वर्ग को देनी चाहिए जी, जिसे आगे आना चाहिए, और अपनी सलाह, क्योंकि हो सकता है कि आप एक झुंड में 200-400 वोट ना डालते हो, लेकिन आपकी सलाह एक कोई ना कोई मोबिलाइजेशन ऑफ वोट जरूर करती है। तो ऐसी कोई सलाह, हटा दें आप पार्टी को, कोई सलाह? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए तो 3 चीज़ों पर ध्यान रखे। सबसे पहले ईमानदारी पर। अब ईमानदारी के लिए जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी ग्रेडिंग कराए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जिलाधिकारी आते हैं, तो अगर वो A ग्रेड टॉप माना जाए तो हमें ये पता लग जाए कौन से ग्रेड के हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। इनका हर साल एक ग्रेडिंग सिस्टम से इनका ये बने कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है। उससे क्या होगा, जो D ग्रेड के अधिकारी हैं वो C की तरफ बढ़ेंगे, C वाले B की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक कंपटीशन पैदा होगा ईमानदारी में। एक ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें जो लोग बहुत अच्छी राय रखते हैं, जैसे मान लीजिए इस शहर में क्या विकास होना चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं, तो उनका उस शहर के कुछ खास लोगों से, जिनके पास डिग्रियां ना हो, ध्यान रखिएगा, पढ़े लिखे, आपकी भाषा के पढ़े लिखे, मेरी भाषा के पढ़े लिखे, वो एक मजदूर भी हो सकता है, वो किसान भी हो सकता है, उसकी बात समाज में सुनी जाती हो, उसका एक वर्ग से पूछा जाए कि इस काम को हम कैसे करें, एक इस तरह की कमेटी बने, पॉजिटिव कंटेंट होल्डर। हाँ। तीसरी बात कि हमें विधायक से काम लेना है मान लो, तो आप बाकायदा चिट्ठी भेजकर काम कराएं, कि आप कल को किसी के पास आ जाते हैं या चुनाव आते हैं तो आप वो चिट्ठियां अखबार में दे सकें कि मैंने देखिए 15 चिट्ठियां भेजी, आज तक मेरा काम नहीं हुआ, या 3 चिट्ठियां भेजी, या मैंने ये करा। लोग खाम में कहते हैं मैं 15 बार विधायक जी के पास गया, मैंने 20 बार उनसे कहा, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। वो झूठ बोलते रहते हैं, हवा में बोलते रहते हैं। एक घर की नाली जो होती है सामने, उसमें गंदगी भरी पड़ी है और सोचते हैं पड़ोसी जाए शिकायत करने, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो वो लोग सड़क पर जब बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि एक नाली तक की सफाई के लिए आप कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते, आप पर एक ट्वीट नहीं हो सकता, आप एक फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपने मेयर से नहीं कह सकते, और वो सड़क पर आकर उसको मेयर की गाली देने लग जाते हैं। तो इसकी तकलीफ है, तो लोग भी सुधरें इस बात से, और सरकार इन 2 चीज़ों पर ध्यान दे जो मैंने बताया था। तो आपका कहना है कि खुद की सोच स्वच्छ हो, स्वच्छ वातावरण हो और स्वच्छ सरकार हो। अनिल जी का वक्त, माफ़ कीजिए संजीव जी का वक्त, अनिल जी तो विधायक होंगे या नहीं होंगे वो बात का विषय है। दर्शकों को हमारे कोई 2 शब्द कहना चाहें? सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, और बस एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे अलीगढ़ में से जात पात ख़त्म कर दीजिए। अपने नाम के आगे से अपने फादर का नाम लगाइए, अपने किसी इष्ट देव का नाम लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन वासने, अग्रवाल, चौहान और बघेल और ये वो सब लिखना बंद कर दीजिए। केवल अलीगढ़ वासी कहलाइए। पहले अलीगढ़ से प्यार करिए, फिर उत्तर प्रदेश से प्यार करिए, फिर देश से प्यार करिए, फिर ब्रह्मांड से प्यार करिए, और सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करिए। तो एक सीढ़ी बनाइए और अपने अलीगढ़ को बहुत प्यार करिए। कहीं भी गलत पार्किंग मत करिए, कहीं भी किसी को परेशान मत करिए, शोर मत करिए, यही सब नियमों का पालन करिए। पहले अलीगढ़ से शुरुआत करिए, बस यही कहना चाहता हूँ। सुशासन खुद के अनुशासन से आएगा, संजीव जी की यही मांग है। एक चर्चित चेहरा अलीगढ़ का, एक नामी चेहरा अलीगढ़ का, केवल कथनी में नहीं, अपने किए हुए प्रोजेक्ट्स, अपने किए हुए कार्यों से चर्चित नहीं रहते, दिखा देते हैं। और जो समय, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इनके साथ समय का प्रबंधन इन्होंने बहुत
अच्छे से सीखा है। और इनसे लोग कहते हैं ना कि अगर 1 मिनट लेट है तो मिलना बड़ा या बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अनुशासन शायद सुशासन की एक पहली सीढ़ी है, पहली सीख है। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे, संजीव जी माफ़ कीजिए, बार बार अनिल जी निकल रहा है मेरे मुंह से। संजीव जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को। और ज़रूर चाहूँगा कि जो मुद्दे या जो बातें आपने कही वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें और उसका क्रियान्वयन हो। और कल से चुनाव प्रचार बंद हो रहा है और एक अच्छी सरकार आपको 18वीं विधानसभा में मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।